एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। कल था मॉक टेस्ट वाला दिन, कल था संडे और कल हम सभी ने मॉक टेस्ट लिया था। सबसे पहले तो आज है श्रावण, तो श्रावण की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि भगवान शिव जी आपकी सभी अच्छी इच्छाएं पूरी करे। ओके, और तो यही बात थी कि कल था मॉक टेस्ट वाला दिन। कल जो चीजें ना ओपन नहीं हो रही थी क्योंकि ऐप में ना कुछ अपडेट आया, RWA के ऐप में आई थिंक जो चीजें हमने अपडेट किया ना, जब आपने दोबारा से इसको पासवर्ड वगैरह डालकर फिल किया होगा तो इसमें अपडेट हुआ है ये चीजें। तो अभी आप ये सब चीजें नहीं ओपन कर पाओगे एक दिन, मतलब उसी दिन। तो सर ने एनालिसिस कराया। सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आप सभी ने मुझे बता दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एनालिसिस ओपन ही नहीं होगा, जो करेक्ट इनकरेक्ट और अन अटेम्प्ट जो क्वेश्चन शो होते थे, मुझे लगा अब ये शो नहीं हुआ करेंगे, सर सिर्फ इसका एनालिसिस कराएंगे। क्योंकि मुझे लगा था कि सर जो एनालिसिस कराएंगे वो पूरे पेपर का एनालिसिस कराएंगे, मतलब पूरे मॉक टेस्ट का एनालिसिस कराएंगे, सभी क्वेश्चन कराएंगे। सर मुझे ऐसा लग रहा था कि सर पूरे क्वेश्चन कराएंगे, तो आई थिंक मतलब 1.5 से 2 घंटे का तो हो ही जाएगा ये एनालिसिस। मुझे तो ऐसा लगा था। देखो, एक तो मुझे ना इन वाली चीजों के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं आता, जैसे कि सर एनालिसिस कराएंगे, किस टाइम पर कराएंगे, कब कराएंगे, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस नहीं देखती हूँ ज्यादातर। तो क्योंकि कहीं ना कहीं से ये चीजें पता चल जाती हैं, और जो डेली न्यूज बनाते हैं कि एग्जाम अब होगा, तब होगा, ये होगा, एग्जाम डबल शिफ्ट में हो सकता है, इतने शिफ्ट में हो सकता है, या ये हो सकता है अब स्कूलों का चयन कर लिया है, यहाँ पर एग्जाम होगा, तो ये वाली न्यूज मैं देखती नहीं कभी भी। क्योंकि ये सभी चीजें ना आपको जब रियल न्यूज होती है ना तो सभी को पता चल जाता है। जो ज्यादातर अफवाह करते हैं तो उसमें तो कभी भी टाइम वेस्ट ही नहीं करना अपना। जब रियल न्यूज होती है ना वो सभी को आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाती है। अभी जितने भी काफी सारे लोग हैं यहाँ पर, तो कोई ना कोई कमेंट कर देता है जो रियल और ऑथेंटिक न्यूज होती है उसके लिए। तो इसलिए मैं ये सब चीजें नहीं देखती। इसलिए मुझे नहीं पता था कि सर का एनालिसिस किस टाइम पर आएगा और सर एनालिसिस में क्या कराएंगे। मुझे इतना पता था कि एनालिसिस होगा। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैथ का जो एनालिसिस होगा वो मैथ वाले सर कराएंगे और GS का जो एनालिसिस होगा वो नवीन सर कराएंगे। मुझे तो ऐसा लगा था कि प्रॉपर एनालिसिस होगा इस मॉक टेस्ट का। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे तो यही टेंशन हो रही थी कि अब इसके बाद में मतलब ना ही तो मैं अपना ये देख सकती हूँ मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन नहीं किए हैं। क्योंकि हम भूल जाते हैं एक्चुअली में, कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन करने के बाद भूल जाते हैं कि हमने कौन सा क्वेश्चन किया है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है GS के कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, कुछ हम तुक्के लगा देते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसा करती हूँ मैं। तो GS में कभी लगा देती हूँ। अगर मेरे 20 से ज्यादा क्वेश्चन मुझे आ रहे होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तुक्का वगैरह ना लगाऊं। लेकिन अगर मेरे 20 से कम स्कोर रहता है GS में, या मुझे लगता है कि मुझे 17-18 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको मैं थोड़ा करने की कोशिश करती हूँ, तो उनमें कहीं ना कहीं तुक्का लगा देती हूँ। बस इस तरह से होता है। बाकी मैथ वगैरह और अदर सब्जेक्ट में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले तो यही चीज मुझे अच्छी लगी है। और सबसे ज्यादा ना जो मुझे ठीक लगा, ये वाला पार्ट मुझे इसलिए ठीक लगा कि अब एक दिन के बाद ओपन हम कर सकते हैं उस चीज को। क्योंकि सभी को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि कोई लोग चीटिंग करते हैं, ये करते हैं, तो अब ये वाली प्रॉब्लम भी सभी की खत्म हो जाएगी कि कोई चीटिंग कर रहा है या कर रहा है। सबसे पहले बात तो रीअटेम्प्ट नहीं होगा आई थिंक, जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मैंने इसको वो किया था, अपडेट किया था, उसके बाद से रीअटेम्प्ट का ऑप्शन भी गया था। और इसके बाद अब ये भी नहीं हो पाएगा कि हम उसी टाइम पर देख सकते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, नहीं है। हम अगले दिन उसको चेक कर सकते हैं। तो ये वाली चीज भी थोड़ी सी बेनिफिट लगी है मुझे, तो कहीं ना कहीं अच्छा लगा है जो भी अपडेट हुआ है ये। तो आई होप कि अभी ठीक ठाक हो सब कुछ, और थोड़ा मॉक टेस्ट भी थोड़ा ठीक सा बनाइए। इतना भी ज्यादा बच्चों को डिमोटिवेटेड नहीं करना है कि इस तरह का मॉक टेस्ट हो। बाकी अभी ना देख लेते हैं थोड़ा सा स्कोर की, कौन से क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। क्योंकि मैं तो स्टार्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी यार। क्योंकि मतलब जब हम डेली देख लेते थे, हम मॉक टेस्ट करते थे, उसके तुरंत बाद हम चेक कर लेते थे कि हमारे कौन से क्वेश्चन ठीक है, कौन से क्वेश्चन गलत है। लेकिन अब हम एक दिन के बाद चेक करेंगे तो एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है मेरी तो, कि मतलब मैंने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसकी वजह से मेरा इतने ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए। GS में तो मेरे आई थिंक 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं और मैथ में 3 क्वेश्चन गलत हुए। इस बार मेरा मैथ का स्कोर भी बहुत ज्यादा बेकार है और रीजनिंग का स्कोर भी काफी बेकार है। तो अभी चेक कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन में कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे, कौन से इजी थे, या कौन से क्वेश्चन में मेरी मिस्टेक हुई है, कौन से क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़े से ही हैं। और देखो, एक क्वेश्चन था ये जो मैथ के अंदर था, या शायद रीजनिंग में था ये वाला क्वेश्चन, कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अगर मैं बात करूँ ना, मैंने जितने भी लास्ट मॉक टेस्ट दिए ना, मोस्टली मेरे सभी में गलत ही हुआ है। पता नहीं, फिगर काउंटिंग वाला चैप्टर मैं पढ़ भी चुकी हूँ मैं 2-3 बार, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन स्टिल इसके अंदर मिस्टेक होती थी। लेकिन इस बार मैंने बहुत ध्यान से बैठकर पूरे एकदम सारे ट्रायंगल काउंट किए थे, तो 15 बैठे थे। ये वाला क्वेश्चन ठीक हुआ है, तो बड़ी तसल्ली हुई मुझे कि मैंने इसको टाइम दिया इस क्वेश्चन को, तो एक्चुअली ठीक तो हुआ है, कम से कम एटलीस्ट टाइम भी लिया और ठीक भी हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन बस मैंने ऐसे डिस्कस किया था। और एक क्वेश्चन था रीजनिंग अंदर कि क्रिकेट के खिलाड़ी, छात्रगण और टेनिस के प्रेमी, इन तीनों के अंदर रिलेशन बनाता है जब हम सर्कल से रिलेशन जो बनाते हैं। तो किस किस को इसमें कंफ्यूजन हुआ था C और D के बीच में, लेकिन बाद में मुझे भी D लगा था। D था इसका एक्चुअली आंसर, D ही मैंने लगाया था। देखो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, D मैंने चूज किया था यहाँ पर।
तो डी था इसका। लेकिन सी और डी में थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन लगा था मुझे भी कि छात्रगण जो है बीच वाला सर्कल हो जाएगा, टेनिस के प्रेमी इधर हो सकते हैं और क्रिकेट के खिलाड़ी। बट ये भी तो ना हो सकता है ना कि छात्र जो हैं वो क्रिकेट के खिलाड़ी जो लोग होंगे वो टेनिस भी तो खेल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, टेनिस को भी पसंद कर सकते हैं वो, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन था इसका डी। और कुछ मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। अगर आप देखोगे ना, रवि पी तिवारी सर ने जो मेंटल एप्टीट्यूड की क्लासेस कराई है ना, क्लासेस ज्यादा नहीं है एक्चुअली में, क्लासेस तो सिर्फ 9-10 ही है, लेकिन जो कंटेंट है ना सर ने वो मतलब उससे हर एक मतलब मोस्टली क्वेश्चन ना उससे कवर हो जाते हैं, सर ने इतने अच्छे से कराया। तो एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता, ये वाला क्वेश्चन था। तो इसमें यह था कि परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश रहना चाहिए। तो सर का कराया हुआ मुझे बिल्कुल एकदम सर के ना वर्ड ही दिमाग में आ रहे थे मेरे, जब मैं जिस टाइम पर ये क्वेश्चन को कर रही थी, क्योंकि सर ने इतने अच्छे से बताया कि हमें अपनी परिस्थितियों से भागना भी नहीं है कि मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई है तो हम डायरेक्टली ये बोल दे कि हम तो छुट्टी लेकर जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको फैमिली को भी टाइम देना होगा, इसके लिए हमको ये करना होगा। ये मतलब बीच वाला रास्ता है ये, बहुत ज्यादा भी आप किसी चीज को प्रेफरेंस नहीं कर रहे हो। तो ये वाला सर का मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि जब सर ने पढ़ाया था, जिस तरह से सर ने बताया था, एक्सप्लेन किया था सर ने, ये वाला बहुत अच्छे से बताया था सर ने। एक्चुअली में बिल्कुल वही क्वेश्चन थे जो सर ने कराए हुए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन वही था। अगर आप पढ़ना चाहो तो मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास है, रवि पी तिवारी नाम से एक यूट्यूब चैनल है, सर पढ़ाते हैं, उस पर रवि पी तिवारी सर का नाम है, बहुत अच्छा कराते हैं। और इतनी ज्यादा क्लासेस भी नहीं है कि आप थक जाओगे उनको लेते हुए, सिर्फ 10 क्लासेज हैं और 10 क्लासेज में बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अभी करा रहे हैं सर धीरे धीरे मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट, तो ये सर के कराई वैसा ही था। और फिर एक क्वेश्चन था कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ये वाला क्वेश्चन था। तो इसके ये वाला क्वेश्चन सर ने इस तरह के कॉन्सेप्ट बताया है कि जब भी कोई सिचुएशन हो ना, कहीं पर कुछ लड़ाई झगड़े वाली बात हो, तो हमेशा सुलह का समर्थन करना है। मतलब हमें ये नहीं करना कि FIR दर्ज कर ली या कुछ बात बोल दिया, कुछ भी हो गया, मतलब लड़ाई का समर्थन नहीं करना है। सिर्फ सुलह वाला जो कोई कॉन्सेप्ट होगा या जो उनसा ऑप्शन बता रहा होगा, हमें ये बता रहा होगा कि यहाँ से हम थोड़ा मतलब सुलह हो सकती है उनके बीच में, बातें करके या कुछ भी हो गए। तो ये वाला ऑप्शन मैंने ऐसे ही चूज किया था, सर ने कराया ये वाला। मतलब ये चीजें ना सर ने बहुत अच्छे से बताई है कि आपको किस सिचुएशन में किस तरह से क्या मतलब क्या प्रोसेस रखना है, आपको खुद के लिए क्या प्रोसेस आप रख सकते हो। और एक क्वेश्चन था कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, आपके क्षेत्र में प्रमुख ये द्वारा ये सब चीजें होते हैं। ये इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लागू है जो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में था कि जैसे कि सभी हितधारकों के मध्य विवाद समाधान संवाद स्थापित करने हेतु सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर भी इस तरह की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं उनके बीच मतभेद है, जो कंपनी वगैरह है, तो उसको वे करने के लिए हम ये नहीं कर सकते कि जो कंपनी के लोग हैं उनको पकड़ लिया, उनको जेल में कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये सब चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले अगर आपको किसी भी लड़ाई को किसी भी चीज को सुलझाना है तो सबसे ज्यादा जो समर्थन वाली करने वाली चीज होती है वो है बात के द्वारा। मतलब लोगों को आपस में बैठाओ, उनके मतलब वो लोग बात करें, उस चीज के लिए सुलह करें, ये सबसे बेस्ट होता है। तो इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट लगा था, सर ने करा रखे हैं ये, मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रही हूँ, सर ने बहुत अच्छे से कराए हैं ये। और फिर एक क्वेश्चन था कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपराध नियंत्रण हेतु आप द्वारा उठाए गए कदमों में से कौन सा उपयुक्त कदम कौन सा होगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक जो कम्युनिटी पुलिसिंग वाले क्वेश्चन है ना, इससे ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। इससे आई थिंक पहले भी क्वेश्चन बना था, जो पहले जो एग्जाम हुआ था फरवरी में, और अभी भी चांसेस है इससे बनने के, क्योंकि एक थोड़ा सा न्यू सा कॉन्सेप्ट आपको लगेगा कि कम्युनिटी पुलिसिंग जैसे BED में हम पढ़ते हैं ना कम्युनिटी वर्क इस तरह से, तो कम्युनिटी पुलिसिंग भी ऐसा ही है, कम्युनिटी के माध्यम से कुछ पुलिसिंग करना, मतलब पुलिस में जो कम्युनिटी भी जब हमारी हेल्प करती है, तो ये उसी पर बेस्ड था। सर ने कराया हुआ है आप सामुदायिक सहयोग के माध्यम से सामुदायिक पुलिस को बढ़ावा देंगे, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था, सही हुआ है मेरा ये वाला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये था, यदि समाज में ये सब चीजें हो रही हैं, बात हो जाए, पुलिस व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार एवं ये सब चीजें हो, तो हमें जो वहाँ पर सर्वाधिक चीज की जो आवश्यकता है ना, वो है रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन, जो कि सर्वोच्च होता है, जिसको मानना ही सभी के लिए मतलब सभी का धर्म है एक तरह से, इसको मानना जो होता है रूल ऑफ लॉ। तो हो गया था ये वाला क्वेश्चन, सर ने करा रखे हैं सारे क्वेश्चन। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने सर की क्लासेस ली वो 10, तो बहुत आराम से ये क्वेश्चन समझ आ रहे थे। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में या फिर जो प्रैक्टिस सेट आप करते हैं वहां पर पढ़े जरूर होंगे, ये इस तरह के क्वेश्चन थे। और ये वाला क्वेश्चन बोल रही थी मैं मैथ के अंदर कि 101 गुना 102 गुना 103 को 10 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एडिटिव होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है, तो इस तरह से इसकी कुछ नेचर होता है, इसका एडिटिव होता है। जैसे कि अगर बीच में अगर जो हमने ये मल्टीप्लाई का जो निशान है ना, यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस होता चला जाता है सभी, तो 100 से इसको भाग देकर देखना था, सभी की मल्टीप्लाई नहीं करनी थी, पहले 101 में 100 से भाग देना था, फिर 2 में, फिर 3 में। अगर आप भाग दोगे तो आप देखोगे 100 कंप्लीट कट जाएगा, तो फर्स्ट में 1 बच जाएगा, सेकंड वाले में 2, थर्ड वाले में 3, सभी की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो वही शेषफल बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया था। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 18.43 इंटू 18.43 ये 6.57 ये, तो अगर आप देखोगे ना एक रूल बन रहा है a² - b² बटे a - b,
ये जो 11.86 जो वैल्यू आएगी ये माइनस करके आ जाएगी, तो ऊपर जो बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, अगर आपको पता है, मतलब माइनस वाले का, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो माइनस वाली चीजें कट जाएंगी और जो एक टर्म जो बच जाएगी जिसमें हम दोनों को ऐड कर देंगे, 18.43 को 6.57 को, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, काफी सारे फॉर्मूले होते हैं, जो ये बीजगणित वाले जो फॉर्मूले होते हैं ए प्लस बी, ये वाले सभी जितने भी फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी की क्यूब वाले भी और स्क्वायर वाले भी, ये सभी पढ़ लेना। एक्चुअली में इन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्चुअली में बीजगणित के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन उस पर बेस्ड जिस तरह का ये क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले काम आते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो देख सकते हो कहाँ ही जाएगा, क्वेश्चन हो भी नहीं पाएगा। और अगर फॉर्मूले से करा तो कितना ईजिली हो गया था। और एक ही ब्याज वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, ये तो आसान था। ब्याज मतलब जो भी निकालना था, ब्याज की पहले वाले से दर निकाल देनी थी और फिर उस दर में जो ऐड कर देना था 2.6 करके दोबारा से उसकी राशि निकाल देनी थी। आसान था ये वाला तो। और उसके बाद ये पूछा था कि एक छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इनको भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचेगा 5, लेकिन 13 से भाग देने पर कुछ नहीं बचेगा। तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं था। अगर उन्होंने बोला है कि 13 से भाग देने पर कुछ नहीं बचेगा, तो सबसे पहले 13 से ही भाग देकर देख लेते हैं इन सभी संख्याओं को। तो पहली संख्या थी जो 13 से कट गई थी, तो उसके बाद तो देखना ही नहीं था कुछ, 13 से भाग देने पर शेष नहीं बचेगा, यानी कि पूरी पूरी कट जाएगी वो संख्या, तो पहला ही ऑप्शन आ जाता है इसका। और ये जो क्वेश्चन था ना हिंदी का, कि ये जो पूरा गद्यांश दिया हुआ था और इसके बाद इसका गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक पूछा हुआ था, तो मैंने लगाया था पूंजीवाद समाज में कला, जबकि इसका था कला में पूंजीवाद। तो मैं बात कर रही थी, हाँ मैं ये बता रही थी कि जो मेरा पेपर हुआ था इससे पहले, जो आई थिंक फरवरी में जो मैंने एग्जाम दिया था, उसमें भी मेरा इस तरह का क्वेश्चन गया था, जिसमें क्वेश्चन जो होता है ना गद्यांश का जो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निकालना होता है, ये क्वेश्चन मेरा मिस्टेक होता ही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं काफी बार पढ़ भी चुकी हूँ, और जो सर ने जो ट्रिक बताई है, जो कुछ मैं कहूँ कि कुछ सर ने बताया कि अगर आप पहली लाइन मतलब जो भी गद्यांश है उसकी स्टार्टिंग की 4 से 5 लाइन पढ़ो और लास्ट की 4 से 5 लाइन पढ़ो, अगर बहुत बड़ा है तो वहीं पर आपको इस गद्यांश का शीर्षक मिल जाता है, ज्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं बस ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि पूंजीवाद समाज में कला किस तरह से ग्रो होती है, किस तरह से कला काम करती है, किस तरह से चीजें होती हैं, ये वाला ऑप्शन होगा, लेकिन इसमें था कला में ही पूंजीवाद बनाया हुआ था ये वाला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जो जिसमें शीर्षक निकालना होता है ना पूरे गद्यांश का, मोस्टली ज्यादातर ऐसा होता है कि मतलब 10 में से 6-7 क्वेश्चन तो मेरे गलत ही होते होंगे ये, जिसमें उपयुक्त शीर्षक निकालना होता है। और उसके बाद एक क्वेश्चन था हिंदी का कि अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। तो अंचल तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये तो पता था कि मुझे आंचलिक उपन्यासकार किनको कहा जाता है, जो कि आई थिंक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। तो लेकिन ये पूछा हुआ था अंचल किस, ये वाला मैंने गलती कर दिया, मैंने ऐसे ही तुक्का लगाया था कि आई थिंक बद्रीनाथ भट्ट जी का हो सकता है, क्योंकि बालकृष्ण शर्मा जी का तो होगा नहीं, इनका तो बालकृष्ण शर्मा नवीन होता है, हरिवंश राय जी का बच्चन आता है पीछे नाम के। तो इनमें से दोनों में से मुझे कोई सा लग रहा था, मैंने इसी चूज किया था, जो कि गलत हुआ है मेरा। और ये क्वेश्चन हुआ है मेरा गलती से गलत। ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन था कि असंगत शब्द का मैं बताना था, काव काव, चीख और कलरव, ये सभी ना आवाजें होती हैं। काव काव कौवे की होगी, कलरव कुछ अच्छी सी साउंड को बोलते हैं, जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि पक्षी कलरव कर रहे हैं, ऐसा कुछ आई थिंक कुछ अच्छी चीज, मतलब कुछ अच्छा सा साउंड, जो स्वीट सा साउंड होता है उसको बोलते हैं। चीख भी एक तरह का साउंड ही है जो बोला जा रहा है, लेकिन बछेड़ा यहाँ पर जो काफ लिखा हुआ है इन्होंने, ये अलग था, ये बछेड़ा बछड़ा, जिसको देसी भाषा में बछड़ा बोल देते हैं, तो ये वो था। तो उसके बाद एक क्वेश्चन था कि क्या नैन्सी 8 साल की है। तो इसमें एक ऑप्शन था कि सूरज 10 साल का है और नैन्सी से छोटा है, और नैन्सी डैनी से 2 साल बड़ी है जो कि 9 साल का है। तो ये वाला क्वेश्चन हो भी गया था, पता नहीं मैंने कैसे गलत कर दिया। ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि दोनों का इंडिविजुअली अलग अलग भी तो निकल रहा था ना इनका। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन के देखेंगे उससे भी निकल जा रही है कि नैन्सी 8 साल की है नहीं है, सिर्फ हाँ या नहीं के बारे में पूछा है, तो उससे भी निकल रहा था, सेकंड वाले से भी, दोनों से निकलना था। ये मैंने गलती से गलत हो गया, वैसे हो तो गया था क्वेश्चन, बट गलत हुआ ये मेरा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन था कि कथन था भारतीय नौकरशाह दुनिया में सबसे कम कुशल है, और पूर्वानुमान, ये 2 पूर्वानुमान दिए हुए थे। ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें दोनों ही पूर्वानुमान आई थिंक कंसिडर किए हुए थे। नहीं, दोनों नहीं किए थे, शायद एक किया था, मुझे ध्यान भी नहीं है कौन सा किया था। लेकिन अभी ये वाला क्वेश्चन गलत है, इसमें कोई सा भी पूर्वानुमान जो है निहित नहीं था। तो किस किस का ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो जरूर बताना। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं कम कुशल की बात हुई है, तो इसकी चीज के बारे में तो यहाँ पर बोला ही है कि भारतीय लोक सेवकों को विश्व का बेहतरीन काम टालने वाला माना जाता है। लेकिन फिर ये भी है कि भारतीय नौकरशाह की बात हुई है, जबकि यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स लिखा हुआ है।
और एक ही क्वेश्चन था मिरर इमेज वाला या वाटर इमेज थी। एक्चुअली मैंने इतना जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं दिया कि ये वाटर इमेज पूछ रहे हैं मिरर इमेज पूछ रहे हैं। बस मैंने इमेज देखी और इसकी मतलब मिरर इमेज पर टिक कर दिया और ये मेरा क्वेश्चन हो गया गलत। सी चूज कर लिया मैंने जल्दबाजी में इसका। ये क्वेश्चन इस वजह से गलत हुआ है। तो ऐसी ना मिस्टेक कई बार हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे आगे से। आप भी ध्यान रखना और मैं भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगी इस चीज़ का। इस तरह की ना मिस्टेक हो जाती है जिसमें फिगर देखनी होती है, जो एक बड़ी सी फिगर बनी होती है, और जो ये मिरर इमेज और वाटर इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, या तो उस पर ध्यान ही नहीं देते, ऐसा कर देते हैं जल्दबाजी में, इस वजह से कुछ मिस्टेक हो जाती है। सो ये क्वेश्चन था कि एक पुलिसकर्मी के लिए अनुकूलन की क्षमता का होना आवश्यक होता है क्योंकि, तो ये वाले ऑप्शन थे इसके अंदर। सी वाला मैंने चूज किया था जो कि गलत है, जबकि इसका होना चाहिए था ए। तो सी वाले में आई थिंक ऐसा कुछ था कि जो पुलिसकर्मी होते हैं उनको अपने से बड़े लेवल के जो लोग होते हैं उनकी जो बातें होती हैं माननी होती है। पुलिस की सिस्टम के अंदर ही मैं बड़े लोगों की बात कर रही हूँ, किसी अलग जनप्रतिनिधि की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनसे तो हमें नहीं बात करनी है, मतलब उस तरह का तालमेल उनसे नहीं बैठाना है, अपने पुलिस लोगों वालों में ही तालमेल बैठाना होता है। तो उस चीज़ के लेकर मैंने यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने सी चूज किया था जो कि गलत है। इसमें पहला होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आंसर की कि पुलिसकर्मी को विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और धार्मिक विश्वासों के मध्य अपना कर्तव्य पालन करना पड़ता है। ऐसे में अनुकूलन के बिना वे परिस्थितियों से तालमेल नहीं बैठा सकते। तो ये वाला क्वेश्चन आप में से किसी को भी पता हो, किसी ने सही से किया हो, तो ये एक्सप्लेन कर देना कि जबकि हमें तो ऐसा बताया जाता है कि मतलब हमें इन सभी चीज़ों से, धार्मिक विश्वास और इन सभी चीज़ों से या रिलीजियस के आधार पर कोई भी हमें, रिलीजन के आधार पर कोई भी हमें कुछ नहीं करना है, मतलब एकदम तटस्थ रहना है हमें। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ के लिए अनुकूलन की बात कैसे आई है यहाँ पर, ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था। बाकी बस यही क्वेश्चन थे जो डिस्कस करने थे, और जो भी थे और तो सब हो ही गए थे, क्योंकि और क्वेश्चन कुछ एक्सप्लेन करने वाले नहीं थे। यही थे क्वेश्चन जो इनमें कुछ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैथ में मेरी काफ़ी सारी मिस्टेक हुई है जिनको हम ठीक करेंगे ऑफकोर्स। और बाकी मैं आप सभी को बता दूं, कल से मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है। कल मुझे कॉलेज जाना है अपने इंटर्नशिप के लिए। अभी 30 दिन तक मुझे पढ़ाने भी जाना पड़ेगा, जो कि है काफ़ी दूर का कॉलेज है, मतलब हमारे घर से आई थिंक 10 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो वहाँ पर डेली अभी पढ़ाने जाना पड़ेगा 30 दिन तक। ऐसे करनी होती है, ये इंटर्नशिप होती है BTC के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर में ही करा रहे हैं ये इंटर्नशिप। और उसके बाद मेरा एग्जाम है 8, 9 और 10 को। सो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।